हेलो व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो कि ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई है। तो आइए इसको जो है शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड, ऑथर का नाम है, बहुत ही चर्चित ऑथर है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज अ फेमस प्ले बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई बहुत ही चर्चित यह एक नाटक है। इट्स फुल टाइटल, ये पूरा शीर्षक नहीं है। यदि हम इसके पूरे शीर्षक की बात करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ए ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल, इसका ये पूरा शीर्षक है। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन 14 फरवरी 1895। परफॉर्मेंस डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह कब प्रीमियर हुई थी, यह कब परफॉर्म की गई थी। तो याद रखिएगा फरवरी महीना था और 1895 यानी 5 साल पहले 1900 के, बहुत ही कॉमन है। एट सेंट जेम्स थिएटर लंदन, लंदन में ही सेंट जेम्स थिएटर है, वहीं पर यह परफॉर्म किया गया था। इट इज़ ए फार्सिकल कॉमेडी। देखिए कॉमेडी भी होता है अलग अलग तरह का, उसमें एक फार्स है, इसको फार्सिकल कॉमेडी कहा गया है। इन द प्ले में द प्रोटैगनिस्ट escapes फ्रॉम सोशल ऑब्लिगेशंस, मतलब वो सोशल ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करता है, सामाजिक नियम कायदे को वो नहीं मानता है ना। टू मेंटेन द थीम ऑफ द प्ले, यानी इसके ट्रिवियलिटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि सोशल ऑब्लिगेशंस जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता है इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, उनके द्वारा। द सेटिंग ऑफ द प्ले इज लेट विक्टोरियन, यानी कह सकते हैं यदि हम एज की बात करें तो ये टेम्प्ररी को जो है कंटेम्प्ररी पीरियड को दिखाती है, यानी उसी के समय को जो जब यह प्ले लिखा गया है उसी के दौरान या जब परफॉर्म किया गया है। इसका कोई पास्ट सेटिंग नहीं है, टाइम वही है, तो वही लिखा गया है यहाँ पर लेट विक्टोरियन। और जगह है यहाँ पर लंदन एंड हर्टफोर्डशायर, दो जगह है। द थीम ऑफ द प्ले इज ट्रिवियलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, इसकी जो मेन थीम है वो ट्रिवियलिटी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इसका जो बैकग्राउंड है काफी जटिल है, समझना आसान नहीं है। क्यों ऐसा देखते हैं। एज इट काउज्ड बोथ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ द ऑथर, यानी इस कारण से ऑथर को काफ़ी ज़्यादा फेम भी मिला, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म को भी झेलना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज किया गया, उनके बिहेवियर को लेकर, उनके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को लेकर, सोशल नॉर्म्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ की गई। इट्स स्टेजिंग वॉज बैंड, और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इसके स्टेजिंग पर बैन लग गई थी, यानी इसको परफॉर्म करने से रोक दिया गया था, ठीक है ना। और कुछ दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था इनको, ऑस्कर वाइल्ड साहब को। सो इट वॉज रिवाइव्ड सो मेनी टाइम्स, और यही कारण है कि इसको बहुत बार फिर से लिखा गया, रिवाइज किया गया, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए। अब हम बात करते हैं इसके एक्ट वाइज समरी की। तो आइए पहले एक्ट को देखते हैं, इसकी समरी क्या है। द प्ले, और मैं बता दूं कि एक्ट 1 की जो सेटिंग है एल्जरनॉन्स फ्लैट, एल्जरनॉन इसका जो मेन कैरेक्टर है ना, एल्जरनॉन मॉनक्रिफ जो है, उसी के फ्लैट जो कि हाफ मून स्ट्रीट पर पड़ता है, वही इसकी सेटिंग रखी गई है एक्ट 1 की, है ना। द प्ले ओपन्स विथ एल्जरनॉन मॉनक्रिफ, ही इज एन आइडल जेंटल एंड यंग मैन, आइडल एंड यंग जेंटलमैन, है ना। वो यंग है, स्वाभाविक है, लीडिंग कैरेक्टर है इसका, तो कोई यंग ही होगा, है ना। ही गोज टू रिसीव हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को जो है रिसीव करने जाता है, जिनका नाम है जैक वर्थिंग। जैक वर्थिंग, उसका दूसरा नाम अर्नेस्ट भी है, आगे पता चलेगा जब हम पूरा पढ़ेंगे तब। तो यानी कह सकते हैं कि जो एल्जरनॉन मॉनक्रिफ है वो अपने फ्रेंड जैक वर्थिंग को रिसीव करने आया है। ही हैज कम टू प्रपोज एल्जरनॉन्स कजन। अब वो क्यों आया है, जैक क्यों आया है? जैक आया है एल्जरनॉन के ही कजन को प्रपोज करने के लिए, जिनका नाम है ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स। ही इज लिविंग ए डबल लाइफ, वो एक दोहरा जीवन जी रहा है। ही मीट्स सिसिली कैड्यू बाय द नेम ऑफ जैक, मतलब इतना जान लीजिए कि वो जैक के नाम से भी जाना जाता है और अर्नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी जिस जगह वो रहता है वहां पर वो लोगों से कहता है कि उसका अर्नेस्ट नाम का एक भाई भी है, मतलब अर्नेस्ट वर्थिंग नाम का एक भाई भी है, जिससे वो शहर में मिलने जाता है, और यहां पर वो अर्नेस्ट के नाम से वही खुद जो है जाना जाता है। ही सेज हर
दैट ही हैज ए ब्रदर नेम्ड अर्नेस्ट, मतलब जो उसके अंडर में एक लड़की है, उसके पोजीशन में एक लड़की है सिसिली, जिनका नाम होता है सिसिली कार्डियो, वो उसको बताकर रखता है कि उसका भाई एक जो है नाम है जिसका अर्नेस्ट जो नाम है, उसी नाम का एक भाई उसके शहर में रहता है, उसी से वो मिलने जाता है। ग्वेंडोलिन्स मदर, ग्वेंडोलिन की जो माँ है जिनका नाम है लेडी ब्रैकनेल, कैरेक्टर को याद रखिएगा तो बेहतर होगा। लेडी ब्रैकनेल इज इंगेज्ड बाय एल्जरनॉन इन ऑर्डर टू हेल्प जैक, वो जैक की मदद करता है ना, जैक की मदद करता है, जैक वर्दिंग की, कि तुम जाओ भाई प्रपोज कर लो और मैं तब तक उलझा कर रखता हूं जो है, उनकी माँ को उलझा कर रखता हूं, लेडी ब्रैकनेल जो है। सी एक्सेप्ट्स बट सी ऑल्सो रिवील्स, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेती है इसका प्रपोजल जो है, लेकिन वो यह भी रिवील करती है दैट सी लव्स हिम बिकॉज ऑफ हिज नेम, कि उसे उसके नाम से प्यार है, मतलब अर्नेस्ट नाम उसको बहुत अच्छा लगता है। दे गेट कॉट बाय लेडी ब्रैकनेल, लेडी ब्रैकनेल उसे पकड़ लेती है, मतलब रंगे हाथों पकड़े जाते हैं दोनों। एंड इंटरव्यूज जैक, और जैक को इंटरव्यू करती है, जैक को पूछताछ करती है जैक की कि तुम कौन हो, लाइक है ना। सी गेट्स टेरिबली एंग्री व्हेन सी हियर्स दैट ही वॉज फाउंड एज ए बेबी, मतलब वो काफी फ्यूरियस हो जाती है, काफी गुस्से में हो जाती है जब उसे यह बात पता चलती है कि वो जो है एक पाया गया था एक स्ट्रीट पर, एक हैंडबैग में, एट विक्टोरिया स्टेशन के एक हैंडबैग में पाया गया था वह। सी रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट हिम एज ए सन इन लॉ, और इसीलिए वो जो है उसको रिफ्यूज कर देती है इस बात को मानने से कि हम तुमको जो है अपनी बेटी का जो है हस्बैंड नहीं बनने दे सकते, हम तुमको एज ए सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दामाद तुमको नहीं बना सकते, ठीक है ना जी। बट दे टू कंटिन्यू टू लव, लेकिन उनका जो है सिलसिला चलता रहता है मिलने जुलने का जो भी है ना। व्हाइल शेयरिंग हिज एड्रेस टू हर, जब वो एड्रेस बता रहा होता है अपनी लवर को, अपनी बिलवेड को, जब वो एड्रेस बता रहा होता है, एल्जरनॉन ओवर हियर्स, एल्जरनॉन उस एड्रेस को सुन लेता है। एंड नोट्स द कंट्री एड्रेस, और उस एड्रेस को वो क्या करता है, नोट कर लेता है। ही इज मोटिवेटेड टू मीट सिसिली एज सी इज प्रिटी एंड वेल्दी, और वह फैसला करता है कि वो मिलेगा सिसिली कैडियो से, क्योंकि दिखने में वो काफ़ी सुंदर है और यंग भी है और वेल्दी भी है साथ ही साथ, तो इसका मन होता है कि जाकर उससे मिला जाए। अब ये मिले भी तो कैसे मिले आगे पता चलेगा। आइए हम एक्ट 2 की तरफ आपको ले जाते हैं। एक्ट 2 शुरू होता है और ये लोकेशन चेंज होता है, द गार्डन ऑफ द मैनर हाउस, वुल्टन जगह का नाम है, ठीक है। सिसिली इज स्टडिंग विथ हर गवर्नेस, सिसिली जो है अपनी गवर्नेस जो होती है देखभाल करने वाली कह सकते हैं जो है, उसके साथ रह रही है, मिस प्रिज्म जिनका नाम है। एल्जरनॉन अराइव्स प्रिटेंडिंग टू बी अर्नेस्ट वर्दिंग, और वहां क्या होता है कि एल्जरनॉन पहुंच जाता है यह कहकर कि हम ही हैं अर्नेस्ट वर्दिंग, जो आपको जैक बोला है ना कि मेरा भाई रहता है, हम उसी का भाई है, ठीक है। तो ऐसा कह के वो सिसिली कैडियो से मिलने चला जाता है। ही सक्सीड्स टू चार्म सिसिली, मतलब वो सिसिली को सम्मोहित भी कर लेता है, अपने कह सकते हैं कि मोह बंधन में बांध लेता है, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेस कर लेता है एक तरह से, है ना। वेरी सून एज सी वॉज फॉन्ड ऑफ दिस नेम, मतलब क्योंकि इसको भी इस नाम से काफी ज्यादा लगाव था, तो वो बहुत ही जल्दी वो सम्मोहित हो जाती है, बहुत जल्दी वो मान जाती है। मीन वाइल इसी बीच जैक डिसाइड्स टू अबेंडन हिज डबल लाइफ, उसको अपने डबल लाइफ में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, वो चाहता है कि वह अपना लाइफ जो है सच्चाई पूर्वक जिए, मतलब लोगों से वो किसी से झूठ नहीं बोले, तो ऐसा वो फैसला करता है। ही अराइव्स इन फुल मर्निंग एंड अनाउंसेस द डेथ ऑफ हिज ब्रदर इन पेरिस, और जो है ना वो काफी शोकाकुल मुद्रा में लौटता है और वो कहता है कि जो मेरा भाई था, बहुत दुख के साथ मैं बता रहा हूं कि मेरा भाई जो था अर्नेस्ट वर्दिंग नाम का, वो अब नहीं रहा इस दुनिया में, वो पेरिस में किसी एक्सीडेंट वगैरह में किसी में वो मारा चला गया। ग्वेंडोलिन एंटर्स, और वहां पर ग्वेंडोलिन भी आ जाती है उसी जगह। अभी समझ सकते हैं वहां पर कौन कौन है, सिसिली कैडियो है और दोनों हैं वहां पर, दोनों फ्रेंड जैक और एल्जरनॉन है ना। तो वहां पर पहुंच जाती है ग्वेंडोलिन भी, हैविंग रन अवे फ्रॉम होम, वो अपने घर से भागकर पहुंच जाती है। सी फाइंड सिसिली बिकॉज दे टू आर अब्सेंट, क्योंकि वे दोनों कहीं गए हुए हैं तो वो सिसिली से मिलती है। दे स्टार्ट ए फाइट, मतलब उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। दैट सी इज द वन हु इज इंगेज टू जैक, दोनों कहती है कि जो है कि वो जैक को जानती है वो, है ना।
दे कम बैक एंड एक्सपोज्ड, मतलब जब वापस आते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं, दोनों की सच्चाई पता चल जाती है। एक्चुअली जैक नहीं बल्कि अर्नेस्ट कह सकते हैं यहाँ पर। दोनों कहती है कि नहीं हम अर्नेस्ट को जानते हैं, वो कहती है हम अर्नेस्ट को जानते हैं, तो दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती है कि नहीं हम ही जो है अर्नेस्ट के साथ एंगेज्ड है। अब हम एक्ट 3 की बात कर लें। एक्ट 3 की जो सेटिंग है वही जगह रहती है, द नेक्स्ट मॉर्निंग एट द सेम प्लेस, वही जगह, ठीक है। लेडी ब्रैकनेल अराइव्स फॉलोइंग हर डॉटर, वहां पर लेडी ब्रैकनेल भी ढूंढते ढूंढते अपने बेटी को पहुंच जाती है। सी इज एस्टोनिस्ड, मतलब वो अचंभित रह जाती है, टू नो अबाउट द एंगेजमेंट ऑफ एल्जरनॉन एंड सिसली, जब वो जानती है कि एल्जरनॉन और सिसली जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंगेज्ड है। सी एग्रीज आफ्टर नोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब वो एल्जरनॉन और सिसली के बारे में जानती है तो काफ़ी शुरू में तो मतलब गुस्सा जाहिर करती है, लेकिन वो बाद में मान जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो काफ़ी अमीर है, वो काफ़ी पजेस करती है, उसके पास पैसा है, वेल्दी है वो, ठीक है ना, इस वजह से। बट जैक फॉरबिड्स एज हर गार्जियन, क्योंकि वो जैक को जो है गार्जियन बनाया गया है उस लड़की का, तो जैक कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ही पुट्स हिज कंडीशन, वो अपनी एक शर्त रखता है, क्या कहता है, बिफोर देम दैट ही मे एग्री इफ हिज प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, मतलब वो कहता है, देखो मौके का फायदा उठाया कि वो कहता है कि हम ठीक है, हम आपकी बात मान गए, मतलब जैक कहता है कि हम आपकी बात मान गए, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी होगी, आपको भी अपनी बेटी की शादी हमसे करानी होगी, तभी जाकर हम ये होने दे सकते हैं, अन्यथा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम ही इनके गार्जियन हैं, हम जो कहेंगे वही होगा, ठीक है। एवरीथिंग सडनली स्टॉप्स व्हेन मिस प्रिज्म अराइव्स, तभी मिस प्रिज्म पहुंचती हैं। लेडी ब्रैकनेल रिकॉग्नाइजेज हर एज द लेडी whom she met 28 years ago, मतलब उस लेडी को पहचान लेती हैं जिससे वो 28 साल पहले मिली थी, कोई मेड वगैरह थी, नौकरानी थी घर की। सी हैड टेकन द बेबी बॉय अवे एंड नेवर रिटर्न, वो उसने जो है उसका बेबी चुरा लिया था और वो चली गई थी और फिर कभी नहीं लौट कर आई। फाइनली इट इज रिवील्ड, मतलब अंत में यह पता चलता है, दैट ही इज द एल्डर सन ऑफ ब्रैकनेल्स सिस्टर, मतलब वो ब्रैकनेल के सिस्टर का बड़ा बेटा है। इट मीन्स ही इज द एल्डर ब्रदर ऑफ एल्जरनॉन, इसका मतलब ये भी कि वो एल्जरनॉन का जो है बड़ा भाई भी है, मतलब दोनों भाई ही निकले, है ना। आफ्टर द रिविलेशन, मतलब ये सब चीज जब रिवील हो जाता है, आफ्टर द रिविलेशन ही इज एक्सेप्टेड एज ए मैच फॉर ग्वेंडोलिन, अब जब पता चल जाता है भाई अपने ही परिवार का है तो ग्वेंडोलिन के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है जैक को। नाउ द प्रॉब्लम राइजेज दैट, अब समस्या ये आती है दैट सी कैन लव द ओनली पर्सन हुज नेम इज अर्नेस्ट, कि वो अर्नेस्ट नाम के आदमी से ही वो प्यार कर सकती है। कौन कहती है ऐसा? जो उसकी लवर है। लेडी ब्रैकनेल इन्फॉर्म्स, और लेडी ब्रैकनेल ये बात कहती है, मतलब जैक की जो लवर है ग्वेंडोलिन कहती है कि हमको अर्नेस्ट नाम पसंद है, हमको जैक नाम पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी फनी वे में कहा गया, ऐसा कोई होगा नहीं, पता नहीं, सिचुएशन ऐसा होता नहीं, बट यहाँ पर जो है थोड़ा कह सकते हैं कि पन क्रिएट करने के लिए, थोड़ा मॉकरी के लिए एक तरह से जो है ये जो बताने के लिए ऐसा किया गया है ना। इन्फॉर्म्स दैट एज द फर्स्ट बॉर्न, मतलब चूंकि वो बड़ा बेटा है अपने पिता का, जैक वुड हैव बीन नेम्ड आफ्टर हिज फादर, जैक का नाम जो है उसके पिता के नाम पर रखा जाएगा। जनरल मॉनक्रिफ, जो उनके पिता जनरल थे, एक सेनापति थे, उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा, मॉनक्रिफ जिनका ठसर नेम था। ही डिस्कवर्स दैट हिज रियल नेम वॉज अर्नेस्ट, मतलब यह बात पता चल जाती है जैक को कि उनके पिता का जो रियल नाम था वो था अर्नेस्ट मॉनक्रिफ, ठीक है। तो दे हैप्पीली यूनाइट, तो फाइनली जो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, मतलब ग्वेंडोलिन और जो अर्नेस्ट नाम का उसका हस्बैंड मिल ही गया, अर्नेस्ट वर्दिंग। सिसली कैड्यू को नाम से ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन हालांकि लगाव तो उसको भी था, लेकिन जब सब सच्चाई जानती है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है ना। इट इज़ एक्सेप्टेड दैट बीइंग अर्नेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि अर्नेस्ट होना यानी ईमानदार होना कितना ज़रूरी है, सच्चा होना कितना ज़रूरी है। तो अर्नेस्ट का मतलब ईमानदार या सच्चा ही होता है। तो अर्नेस्ट कैरेक्टर यहाँ पर जो है हालांकि सच्चा नहीं है, ये एक स्वाभाविक है, कॉमेडी प्ले है, तो इसमें कोई जेन्युइन इसका मीनिंग ऐसा होता नहीं है, बट इसमें ऐसा कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया गया, एक विडंबना दिखाई गई है कि किस तरह से
सिचुएशन क्रिएट होती है और उस समय के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को भी, विक्टोरियन सोसाइटी को भी इसमें पोर्ट्रेट किया गया है। और जहाँ तक बच्चों इसके थीम की बात रही, तो मैंने थीम भी यहाँ पर लिख दी है, आप चाहें तो उसको खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपको लगती है ऐसी कोई ज़रूरत है, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। ट्रिवियलिटी, शुरू में भी मैंने चर्चा किया इसका। उसके बाद सोशल सेटायर, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो सामाजिक हास्य होता है, उस पर ये काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ करता है। एंड होमोसेक्सुअलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था। इनका नेचर ऐसा, इनके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर जो अर्नेस्ट का कैरेक्टर है वो होमोसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पता नहीं, आई होप आपका क्लियर हो गया हो। और ये कंटेंट वॉज रिटन बाय मी। हालांकि मैं कुछ अलग नहीं लिखता, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल चीज़ों को चेंज करके, फैक्ट को चेंज करके लिखता हूँ। मैं बस प्रयास करता हूँ कि आपके पास कंटेंट को बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लेकर आऊँ। और यदि आपका सपोर्ट रहे तो मैं लगभग सारे नॉवेल्स को, सारे प्लेज को कवर करना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और बस नॉलेज शेयर करने की चीज़ है, इसे बांटा ही जाए तो अच्छा रहे, ये नहीं कि सीमित रखें कि अपने तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगैन एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे ही अगले एक नेक्स्ट कंटेंट में, एक ऐसे ईजीएस्ट वे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। एंड एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।